नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर को उनको दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल गया है, क्योंकि जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने हाल में ही रेजिग्नेशन दिया है और उनको अब CAG के पद पे नियुक्त किया गया है। सो जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ही भरोसेमंद नेता हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके नाम को जानते हैं कि कौन है ये लीडर जो कि मोदी के बहुत ही भरोसेमंद है। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर के सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा, जो कि मोदी जी और अमित शाह जी इन दोनों के ही काफ़ी करीब माने जाते हैं। इनको नियुक्त किया गया है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इनका जन्म 1 जुलाई 1959 को, यानी कि 1 जुलाई 1959 को मोहनपुरा गांव, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने जो शुरुआती पढ़ाई है वो इन्होंने गाजीपुर में ही की थी, लेकिन इन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है BHU से इन्होंने किया और वहाँ पे उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और साल 1977 में 8 मई को इनका विवाह हुआ नीलम सिन्हा जी के साथ। अब दोस्तों चलिए इनके हम पॉलिटिकल कैरियर पे नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, ये कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही ABVP के एक्टिव मेंबर रहे थे। ABVP जो कि बीजेपी का यूथ विंग है। कुछ सालों बाद 1982 में इनको BHUSU का प्रेसिडेंट चुना गया। BHUSU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि इस स्टूडेंट्स यूनियन का इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव थे उस वक्त। और दोस्तों, आगे चलकर इनको सन 1989 में बीजेपी नेशनल काउंसिल में इनको जगह मिली और वो इसके मेंबर बने। जो बीजेपी का नेशनल काउंसिल है, ये टॉप मोस्ट काउंसिल माना जाता है बीजेपी के। आप कह सकते हैं कि उसमें जितने भी उनके संगठन है उसमें सबसे ऊंचा इसको माना जाता है। यहाँ पे जो बड़े नेता होते हैं उन्हीं को जगह मिल पाता है, और वो इस काउंसिल के मेंबर रहे सन 1996 तक। दोस्तों, इन्होंने कई चुनाव लड़े थे 1996 से पहले, लेकिन उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पहली बार इनको जीत का स्वाद इनको चखने को मिला 1996 में, यानी कि लोकसभा चुनाव में ये पार्लियामेंट में मेंबर बने। देन दूसरी बार ये 1999 में फिर से चुनाव लड़े लोकसभा का, और फिर इनको जीत हासिल हुई। और दोनों बार ही ये गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ही लड़े थे। 1996 में भी इनको जीत हासिल हुई, 1999 में भी, लेकिन 96 से पहले भी इन्होंने कई चुनाव लड़े थे जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, 99 के बाद भी इन्होंने कई चुनाव लड़ा जहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा था। इनका जो एक राजनीतिक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, वो मिला जुला है, मिक्स है। इनको कई बार हार का सामना करना पड़ा तो कई बार इनको जीत भी नसीब हुआ। अब 2014 में ये फिर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े और फिर इनको जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार इन जीत का जो फासला था वो काफ़ी कम था, करीब 32,000 वोटों से ही ये सिर्फ जीत पाए थे। और दोस्तों, इस बार भी इनका कॉन्स्टिट्यूंसी गाजीपुर ही था, और लेकिन 32,000 से ही सही इनको जीत हासिल हुई थी। आगे मोदी कैबिनेट में इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द रेलवे मिनिस्ट्री का भार दिया गया। आगे जब 2016 में कैबिनेट का जब रिशफलिंग होता है तो इनको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया। और दोस्तों, जब ये अब तो ये MP नहीं है, बट जब ये MP थे 2014 से 2019 तक, तो एक मैगजीन में इनको मतलब अमॉन्ग द 7 मोस्ट, मतलब सबसे, और जो 7 ऑनेस्ट मेंबर है पार्लियामेंट के, उनमें इनको जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट परफॉर्मर है और लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, यानी कि ये दिखावे में कम और काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कई अच्छे काम किए हैं, जो कि वहाँ के जो लोग हैं, इनके जो सपोर्टर हैं, वो बताते हैं कि ये काफ़ी लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और चुपचाप से अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और यहाँ पर ये अफजल अंसारी, जो कि BSP के नेता हैं, उनसे ये हार जाते हैं। क्योंकि गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में BSP और SP का जो गठबंधन होता है, तो उन दोनों का ये जो अफजल अंसारी जो है वो उन दोनों के ही कैंडिडेट होते हैं। वहाँ पे SP और BSP अलग अलग चुनाव नहीं लड़ी थी, इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, पिछली बार से इनको ज़्यादा वोट मिला था, यानी कि लोगों ने इनका सपोर्ट किया था। बट क्योंकि BSP और SP में वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था, उनके वोट जो थे इकट्ठे हो गए थे, इसलिए काम करने के बावजूद भी इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी काम किया था। इवन जो अफजल अंसारी के सपोर्टर हैं वो भी मानते हैं कि
इन्होंने काम किया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन इनको फिर भी हार का सामना करना पड़ा। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने बताया कि लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और साइलेंट परफॉर्मर है, तो इसीलिए जो इनके फॉलोअर हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो इनको प्यार से विकास पुरुष भी कहते हैं। अब दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पॉलिटिशियंस है, क्योंकि इनसे पहले जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उनका जो बैकग्राउंड था वो राजनीति से नहीं था, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। अब उनका नाम क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो आप नेट से सर्च करके बताइए कि इनसे पहले जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। और वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मनोज सिन्हा जी दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जा रहे हैं, और ये फर्स्ट पॉलिटिशियन है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहले गवर्नर थे उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अब दोस्तों इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है उसको एक इस तरीके से, इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको ये रिवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर वहाँ पर चुनाव होते हैं तो वो इनको मनोज सिन्हा जी उस पूरे चुनाव प्रक्रिया को वहाँ पे इसको मतलब काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। सो इनका जो अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है। और सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में पीएम मोदी भी श्रीनगर विजिट कर सकते हैं इन द कमिंग डेज। अब दोस्तों वहाँ की जो दो मेन पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर एर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, उन दोनों ने ही डिस्प्लेजर उन्होंने दिखाया है जब इनको मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे इन प्लेस ऑफ जीसी मुर्मू। मतलब उन्होंने उनको खुशी नहीं, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर उन्होंने व्यक्त किया कि हमको इस बात से खुशी नहीं है, जीसी मुर्मू थे वही ठीक थे गवर्नर, इनको क्यों किया गया है। अब दोस्तों ये जो है ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है कि इन स्ट्रेंज कोइंसिडेंस बोथ द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द फर्स्ट Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir have been removed when they least expected it. They both had a full schedule of meeting plan when they got the order to pack and leave rather unceremoniously. तो दोस्तों ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो लास्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के सत्यपाल मलिक जी, और जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, सो इन दोनों को ही तब हटाया गया जब किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि इनको वहाँ से हटाया जाएगा। सो मतलब उन्होंने ट्वीट सिर्फ अपने जो कह सकते हैं ना कि आप उन्होंने डिस्प्लेजर जो व्यक्त किया है, सो उसी को इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताने की उन्होंने कोशिश की है। अब चलिए दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो यूनियन टेरिटरी के हेड होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं, और इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है, बट दे होल्ड द ऑफिस एट द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो मतलब आप टर्म होता है, शासनकाल होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 सालों के लिए होता है। लेकिन जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको तो पिछले साल ही अपॉइंट किया गया था और 1 साल के भीतर ही उनको हटा दिया गया, यानी कि उनका टर्म 5 साल का कंप्लीट वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में प्रेसिडेंट उनको वहाँ से रिजाइन करने को कहते हैं, रेजिग्नेशन देने को कहते हैं, तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सो वो इस पद के लिए इंडिपेंडेंस नहीं है कि अगर उनको 5 साल का पद मिल गया है तो वो 5 साल तक उस पद पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 5 साल के बीच में 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इनको अब कोई और ड्यूटी देना है या इनको इस ड्यूटी से इनको हटाना है, रेजिग्नेशन इनका लेना है, तो वो करवा सकते हैं। सो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे इनका टर्म होता है कि ये 5 साल पूरा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो फंक्शन और पावर होते हैं गवर्नर स्टेट के और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के, वो मोर और लेस सेम होते हैं। एंड क्योंकि दोनों ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के टाइटुलर हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के टाइटुलर या नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन जो एलजी का जो पावर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है गवर्नर से। दिस इज़ बिकॉज जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको जो भी वो स्टेप लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के बाद ही लेते हैं। जैसे कि
यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अगर प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे सलाह मुशावरा करने के बाद, एडवाइस लेने के बाद ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब गवर्नर किसी राज्य में कोई स्टेप वो लेते हैं तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो उनके एड और एडवाइस, सलाह और मुशावरा के बाद ही वो कोई स्टेप लेते हैं। लेकिन एलजी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एवरी मैटर। सो फ्रेंड, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ पावर और फंक्शन हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इनका टर्म 5 साल का होता है और इनको 5 साल के दौरान कभी भी उस पद से हटाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।